के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप 3-4 तरह की जैविक खादें अगर आप खुद बनाने लगे ना, तो आपको बाहर से खाद लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अभी गोबर की खाद को जैविक खाद समझते हैं ना, तो पहले नंबर तो आप वो भूल जाओ कि आप जो जिसको जैविक खाद समझते हैं वो जैविक खाद है। वो एक्चुअली कचरे का ढेर है। मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग गोबर को ला के कहाँ रखते हैं? रोड पे ढेर लगाते हैं ना, गड्ढे में पटकते हो ना। दोनों तरीके गलत हैं। हम लोग गड्ढे में पटकते हैं ना गोबर को। गोबर में 2 तरह के तत्व होते हैं, एक होता है मूवेबल तत्व, एक होता है अनमूवेबल तत्व। जो मूवेबल तत्व होते हैं वो उड़ जाते हैं हवा में, वाष्पीकृत हो जाते हैं, और जो अनमूवेबल तत्व हैं वो एज इट इज पड़े रहते हैं। ठीक है, 2 तरह के फर्टिलाइजर की कैटेगरियाँ होती हैं। तो अब गोबर में जो तत्व हैं जो मूव कर सकते हैं, वो रोड पे आपने ढेर लगाया, वो धूप पड़ रही है उस पर, वो एवापरेट हो गए, उड़ गए सारे तत्व। ठीक है, और जो नहीं उड़ सकते थे उस पे बारिश का लगातार पानी गिरा, तो वो फिर बाकी के धुल धुल के जमीन के अंदर चले गए या फिर वो बह गए। तो आपके पास कचरे के ढेर के अलावा भी कुछ नहीं बचा। पहली बात तो ये कि गोबर में ही ताकत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो भैंस का गोबर है, जर्सी गाय का गोबर है, या क्रॉस गाय का गोबर है। तो जो देसी गाय का गोबर होता है वही ताकतवर होता है। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो पहली बात तो ताकतवर गोबर है नहीं। अभी उसमें जितनी भी जान है वो जाके हमने रोड पे ढेर लगाया तो आधी ऊपर उड़ गई और आधी थोड़ी बहुत और बची, तो बारिश का पानी गिरा तो वो सारी नीचे बह गई। अब उसमें क्या बचा? बाजू वाले घर की प्लास्टिक, रोड का कचरा, और आपकी भैंस गाय का जो भी है वो गोबर थोड़ा मोड़ा वो बचा वो। तो वो कुल मिला के अनसिस्टमेटिक है, उसको हम जैविक खाद नहीं समझ सकते हैं। तो जैविक खाद जब हम नहीं समझ सकते हैं तो उसके परिणाम की भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो जैविक खाद सही ढंग से सही तरीके से बना होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो मिट्टी को भोजन चाहिए, आप अगर वो भोजन अगर जैविक तरीके से मिट्टी को देते हो तो वो आपकी मिट्टी में उत्पादन के लिए दे सकता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा मैं एक तरीका बता देता हूँ। तरीका ये है समझने के लिए कि जो भोजन हम मिट्टी को रासायनिक तरीके से दे रहे हैं, समझना बात को आप हैं, जो भोजन हम मिट्टी को रासायनिक तरीके से दे रहे हैं, अगर वही भोजन हम जैविक तरीके से मिट्टी को उतनी मात्रा में दे दें जितनी मात्रा में मिट्टी को चाहिए, या जो हम अभी दे रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी घटती नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि हम ऐसा मानते हैं कि प्रोडक्टिविटी घट जाती है। और अभी जितने लोगों ने भी ये बोला कि प्रोडक्टिविटी घटती है, तो उनने उस पर काम नहीं किया। हमने काम किया, इसलिए हम आपको बता सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी घटती नहीं है, वो पहले साल से ही बढ़ती है। पर शर्त यह है कि आपको विकल्प देना पड़ेगा। अब आप विकल्प तो देते नहीं हो, आप वो कचरे वाली खाद डाल के सोचते हो कि यार मिट्टी को सारा पोषण मिल जाए और उत्पादन बढ़ जाए। तो कैसे बढ़ेगा? और अभी आदत हमको लगी हुई है दूसरी चीज़ों की। तो अगर आपको किसी चीज़ की आदत लगी है तो आदत छुटानी है तो क्या करना पड़ता है बताइए आप? बातों से तो काम नहीं चलेगा ना। जैसे अभी हमने बोला अच्छा ठीक है आप चाय पीते हो, यार चाय मत पियो, तो इतनी बातों से काम नहीं चलेगा। अगर चाय आपकी हमें छुटानी है तो हमें विकल्प देना पड़ेगा आपको। चाय के जैसा कुछ दूसरा दे दो, ठीक है? तो शायद चाय छूट जाए, है ना। ठीक है, 4-5 दिन मन करेगा कि अरे यार वही मिलती तो अच्छा रहता, लेकिन 4-5 दिन के बाद मन बन जाएगा कि हाँ यार ये भी तो सही चीज़ है, बढ़िया, यही दो अब आप हमें। तो 4-5 दिन के बाद लगेगा, अभी एक दिन में फ़र्क नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें आदत छुटानी है तो हमें विकल्प देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम कहें कि नहीं आप चाय भी नहीं पीना और कुछ भी नहीं पीना, तो फिर नई बात बनेगी। वो तो आपका मन करेगा कि नहीं कहीं से तो भी कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत, सही है कि नहीं? तो ये मिट्टी को भी एक आदत होती है। जो हम अभी रासायनिक भोजन मिट्टी को लगातार दे रहे हैं वो आप एकदम से छुटाओगे और उसके विकल्प में आप अगर कुछ नहीं दोगे तो क्या होगा? मिट्टी में वो प्रोडक्शन नहीं आ पाएगा, इसलिए परिणाम नहीं आता। तो हम फिर कहते हैं कि नहीं यार इसमें फायदा नहीं है। तो फिर हम कैसे फायदा बना रहे हैं? हमारे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि 150 कुंटल हम हल्दी निकाल रहे हैं, 50 कुंटल पपीते निकाल रहे हैं, 200 कुंटल कुंदरू निकाल रहे हैं, 100 कुंटल अपनी भाजी निकाल रहे हैं। तो 500-600 कुंटल का तो हम 1 एकड़ में प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, जहां आप 100 और 150 पे टिक जाते हैं, वो भी रासायनिक तरीके से। तो कुल मिला के आपको मिट्टी को समझ के मिट्टी को संतुलित आहार और कंप्लीट आहार देना पड़ेगा। कंप्लीट और संतुलित। संतुलित का मतलब ये होता है कि जितना चाहिए उतना, और कंप्लीट का मतलब होता है जो जो चाहिए वो। ठीक है, अब जैसे आपको है, आपकी उम्र होती है 60 साल की, मान लो 100 मान लो, ठीक है,
60 में थोड़ा कंजूसी हो जाएगा। 100 साल मान लो आपकी उम्र है, तो 100 साल में से अगर हम 30 साल आपको खाने को केवल रोटी मिले, 30 साल आपको खाने को केवल दाल मिले और 30 साल बाद केवल पानी मिले, तो काम बनेगा क्या? इधर तो एक दिन में महाभारत हो जाएगा। सही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बॉडी को एक संतुलन चाहिए। हमको थोड़ी मात्रा में दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, वसा भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, और वो भी संतुलित मात्रा में चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो आज हम विटामिन ले लेंगे, कल मिनरल्स ले लेंगे, परसों कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे, ऐसे तो नहीं है। डेली चाहिए, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ठीक उसी तरह से मिट्टी को भी भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ चाहिए। अब हम ये कर नहीं पाते मेंटेन, तो उसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी गिरती है। तो मैं आपको कुछ 5 जैविक खादें आपको बता रहा हूँ। ये आप 5 जैविक खादें अगर बनाना उतनी मात्रा में अगर देना चालू कर दोगे, तो आपको जो अभी उत्पादन मिलता है ना जैविक रासायनिक तरीके से, उससे आपको 10% पहले साल ही ज़्यादा मिलेगा, पहले साल ही। पर आपको संतुलन मेंटेन करना पड़ेगा और कंप्लीट मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसमें देखो, पहले ये बात समझो कि पौधे को सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए पड़ता है? नाइट्रोजन। नहीं, और क्या चाहिए पड़ता है? फास्फोरस चाहिए पड़ता है। अगर हम ये पौधे को देखें तो ये पौधे में सबसे ज्यादा मात्रा में 2 चीजें हैं, एक तो पत्तियां हैं और एक इसकी ये छोटियां डालियां हैं, टहनियां हैं, फिर मोटी डालियां हैं, फिर पेड़ है, फिर जड़ है, ये सब दिख रहा है इसमें। तो ये जो जितना पत्ती को छोड़ के जो भी इसमें दिख रहा है, वो सब कैल्शियम और फॉस्फेट से बना है, ठीक है। और ये जो पत्तियां दिख रही हैं ना, ये सब नाइट्रोजन से बनी हुई है। फिर इसके बाद जो इसमें फूल आते हैं ना, तब हार्मोन्स और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। इसके पहले इनको ये सब नहीं चाहिए, इनको नाइट्रोजन चाहिए और फास्फोरस और कैल्शियम चाहिए, ताकि ये पेड़ बना पाए, तना बना पाए। जैसे आपके शरीर के अंदर सबसे मेन चीज क्या है? हड्डी का ढांचा है। अगर वो नहीं है तो बाकी ब्लड का कोई काम नहीं है ना। तो नर्वस सिस्टम और ब्लड, ये बात की चीजें हैं। पहले है हड्डी का ढांचा। तो ये जो पेड़ में जो ढांचा दिख रहा है ना पूरा, ये सारा कैल्शियम और फॉस्फेट से बनता है। तो इसका मतलब ये है कि पौधे में सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फेट की जरूरत है। अब ये हम जैविक तरीके से कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं, ये हमको विचार करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, 2-3 तरीके हैं जैविक तरीके से उपलब्ध करवाने के। एक तो तरीका है रॉक फास्फेट, जिससे डीएपी और एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट बनता है। ये सबसे बेहतर और सबसे अच्छा विकल्प है जो जिससे डीएपी एसएसपी बन रहा है। अब इसकी भारत में 3 जगह पे खदानें हैं, मिट्टी से निकलता है, हम उसको पाउडर बना के ग्राइंड कर देते हैं और उसकी डस्ट को जाके एसएसपी प्लांट में एसएसपी बना देते हैं, डीएपी प्लांट में डीएपी बना देते हैं। तो उसी से हम एक खाद तैयार करते हैं जो डीएपी के विकल्प में हम जैविक तरीके से मिट्टी को उतनी मात्रा में देते हैं, तो फिर डीएपी का एक दाना आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी इसके साइंस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, और वो ये कि जब डीएपी का जो रॉ मटेरियल है वो रॉक फास्फेट है, तो फिर हम साहब वो डीएपी क्यों डालते हैं, फिर हम रॉक फास्फेट ही क्यों नहीं डालते हैं? तो रॉक फास्फेट इसलिए नहीं डाल पाते हैं क्योंकि वो अनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, पत्थर के फॉर्म में होता है। तो उसको सॉल्युबल बनाने के लिए उसको सल्फ्यूरिक एसिड मिलाई जाती है, तब जाके वो सॉल्युबल बन पाता है और फिर वो जाके खेतों में यूज होता है। तो अभी इसको सॉल्युबल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमने पहले प्रयोग किया, गोबर के साथ में मिक्स करके उसको यूज किया, तो 20% रिजल्ट आना चालू हुए। फिर हमने गोबर को 3 महीने तक उसमें रॉक फास्फेट को छोड़ के और फिर खाद बनाया, तो उसके रिजल्ट 40% 50% आने लगे। फिर हमने उसी ताजे गोबर के साथ में रॉक फास्फेट को मिक्स करके गौमूत्र डालना चालू किया, तो 70% रिजल्ट आने लगे। क्योंकि गौमूत्र में क्या होती है? एसिड होती है, एसिडिक होता है गौमूत्र, ठीक है। तो जब हम रॉक फास्फेट पाउडर को गोबर के साथ मिला के उस पर गौमूत्र छिड़केंगे, तो उससे उसकी जो एसिडिटी है, वो एसिडिटी के कारण वो रॉक फास्फेट में से जो फास्फोरस तत्व है वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा, तो उससे रिजल्ट अच्छा है। फिर हमने क्या किया कि रॉक फास्फेट को लिया और गोबर को लिया, 75% गोबर 25% रॉक फास्फेट पाउडर, दोनों को मिक्स करके इस पिट में भर दिया। 1 महीने तक कुछ नहीं किया, तो उससे क्या हुआ? गोबर की जो गर्मी थी ना, वो रॉक फास्फेट ने कंज्यूम कर ली, उसमें जो एसिडिटी थी वो कंज्यूम कर ली। फिर जाके हमने थोड़ा पानी डाल के इसमें अर्थवम छोड़ दिया, केंचुआ छोड़ दिया, वो भी देसी वाला, क्योंकि जो बाहरी और विदेशी आप एसिनिया फटेटा या ऑस्ट्रेलियन इटालियन ब्रीड यूज करोगे, तो ये जाके रॉक फास्फेट पाउडर नहीं खाएगा, ना मिट्टी खाएगा, तो जाके खेत में मर जाएगा।
तो आपको भारतीय नस्ल का केंचुआ चाहिए जो मिट्टी और गोबर दोनों खा सकता है, वही रॉक फास्फेट भी खाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें 7 साल काम किया, तब जाके हमें एक प्रजाति हाथ लगी, मिट्टी से कलेक्ट की और उसको मल्टीप्लाई करना चालू किया। आज ये प्रजाति गोबर, मिट्टी, रॉक फास्फेट तीनों चीजें खाती है। जब हम इसे खाद बनाते हैं तो यहाँ पर गोबर, रॉक फास्फेट ने खा दिया, खाद बनाया, इसके अंडे बच्चे गए, हमने खेत में डाला, उधर उसने खेत में चालू कर दिया काम। तो हमारे को दो फायदे हो जाते हैं, इधर खाद बना देता, उधर खेत में काम करता है। तो ऐसे हमें प्रजाति का इस्तेमाल करना, और इसमें गोबर, रॉक फास्फेट भर के 1 महीने तक छोड़ा, फिर हमने केंचुए डाल दिए। केंचुआ क्या करेगा, गोबर और रॉक फास्फेट को दोनों को खा के और वीट करेगा, और जो उसने वीट की वो हमने कलेक्ट कर ली, और कलेक्ट करके 2 टन पर एकड़ दे दी। आपको एक दाना डीएपी डालने की जरूरत नहीं। इतना सिंपल खाद है ये, बस आपको रॉक फास्फेट की जरूरत है, गोबर आपके पास उपलब्ध है, और अगर गोबर नहीं भी है तो कचरा भी आप उसमें मिला के और रॉक फास्फेट भी मिला के इस खाद को बना सकते हैं। और पर आपको उस केस में अगर आपके पास केंचुए हैं तो आप केंचुए डालो, और अगर केंचुए नहीं है तो ठीक है, आप गौमूत्र का स्प्रे करो। केंचुआ से जब हम इसकी बॉडी से ये रॉक फास्फेट और गोबर निकालते हैं तो ये 100% सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि केंचुआ अपनी बॉडी से कई तरह के एंजाइम और कई तरह के एसिड छोड़ता है, और जब वो एंजाइम और एसिड उसकी बॉडी से निकलते हैं और उसी में हमने रॉक फास्फेट और गोबर डाल दिया तो वो खा के निकालता है, तो वो एंजाइम और एसिड उसके साथ में लिपट के आ जाते हैं और वो पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाता है। तो जो काम डीएपी करता है फिर वो ये काम ये करता है। तो इतना इस पर काम किया 12 सालों में, वो मैंने आपको बता दिया। रॉक फास्फेट लो 25%, गोबर लो 75%, दोनों को आपस में मिला के इसमें भर दो। भरने के बाद इसको 1 महीने तक छोड़ दो। 1 महीने के बाद जब तक गोबर ठंडा हो जाएगा, नहीं हुआ तो थोड़ा पानी डाल के इसको ठंडा कर लो, फिर इसमें वो देसी केंचुए छोड़ दो और इसको बोरे से ढक दो। बोरे से ढकना जरूरी इसलिए क्योंकि केंचुआ निशाचर प्रवृत्ति का प्राणी है, राक्षस प्रवृत्ति का प्राणी है। रात में ज्यादा काम करता है, दिन में कम करता है। दिन में भी काम करता है, पर जब तक उसको अंधेरा महसूस नहीं होगा तब तक वो दिन में काम नहीं करेगा। अगर उसको उजाला लगा तो वो फिर अनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव वो तभी रहेगा जब उसको अंधेरा महसूस होगा। तो बोरा ढकने से उसको हरदम अंधेरा महसूस होता है अंदर। ये इतना उजाला हमको दिख रहा है, उसको अभी नहीं दिख रहा है, समझ, उसको लग रहा रात ही है, तो वो काम करता रहता है। दूसरा, इससे हमारी नमी भी नहीं होती है ना, इसका पानी भी इवापोरेट नहीं होता है। और तीसरा जो है, इसकी खाद की क्वालिटी भी अच्छी बनती है ऐसे करके। और ये काम छाया में ही करना चाहिए, धूप में नहीं करना। या तो आप ये तरह की छाया में करो, और या तो फिर अगर इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर अगर है या आप बना रहे हैं तो सबसे बेहतर है इसके अंदर करो। एक लाइन में आप अपने पिट लगा दो, और उसी लाइन में आप अपने ऊपर लता वाली सब्जी लगा दो, और उसी में आप अपने पपीते या सहजन टाइप की फसल चलने दो ऊपर। तो 2 तरह की आपकी सब्जियां हो जाएंगी, और नीचे केंचुओं को उगने के लिए एक अच्छा वातावरण हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से उसमें आपका काम देंगे। नहीं तो अगर हम टीन सेट करते हैं या और कोई आर्टिफिशियल व्यवस्था देते हैं तो केंचुआ उसमें अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि ये प्रकृति का प्राणी है। आपको घर पसंद है, लेकिन इनको घर भर पसंद नहीं है, इनको तो मिट्टी, गोबर यही चाहिए। तो अगर वो वातावरण आप दे पाते हो तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो कुल मिला के कई बार ऐसा होता है, हम टीन सेट लगा दिए, बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है साहब, 10-20 लाख रुपए लगा के हमने अच्छा बड़ा काम खड़ा किया, और हमने केंचुए से पूछा ही नहीं कि भाई तुम टीन सेट में काम करोगे या नहीं करोगे। तो वो जाके फिर उसमें काम नहीं करता, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, उसको अजीब टाइप का लगता है, तो उससे वो काम नहीं करता। वो काम नहीं करेगा तो आपका खाद नहीं बनेगा, खाद नहीं बनेगा तो बैंक का लोन नहीं चुकेगा, ठीक है। अभी आप केंचुए को नहीं बोल सकते कि हम लोन लेके तुमको 3 साइड बनाए, तुम काम नहीं कर रहे हो। तो ये क्या होता है ना, कई बार देखो, मैं एक बात बताता हूँ, जीवन में बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आपको बहुत काम आएगी। जीवन में आप किसके लिए काम कर रहे हो, किसके लिए काम करते हो? अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, जिसके लिए भी काम करते हो ना उसके बारे में सोच के काम करो कभी भी, तो कभी जीवन में धोखा नहीं खाओ। अगर जिसके लिए काम कर रहे हो उसके बारे में नहीं सोचा और आपने अपनी मर्जी से उसके लिए काम किया तो गड़बड़ हो सकता है। अभी हम क्या करते हैं, केंचुए के लिए काम कर रहे हैं, उससे खाद बनवानी है, खाद आपको थोड़ी बनानी है, ठीक है, खाद इसको बनानी है, तो उससे पूछो कि वो कैसे खाद बनाएगा। अभी उससे तो पूछा नहीं, जाके सीए से पूछा, विभाग में जाके पूछा, वैज्ञानिकों से जाके पूछा, कहीं पे बैंक वाले से पूछा, उसने कहा 3 सेट की कोटेशन लाओ, इसके लाओ, उसके लाओ, तो हम उनके उसमें लग गए और हमने बना दिया। इससे पूछा नहीं और जाके उसने काम नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है। तो ये चीज है, हमको जिसके लिए काम कर रहे हैं ना उसके बारे में सोच के काम करना, ये
एक पारिवारिक रूप पे भी ये बात लागू होती है। कभी कभी हम बच्चों के लिए इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और बाद में बच्चे कहते हैं ये हमारे काम पे ही नहीं। लो साहब, सारी पानी मेहनत पे पानी फिर गया ना साहब। होता है ना ऐसे कि नहीं होता है? तो आप जिसके लिए काम कर रहे हो उसको समझ के करो, उसकी जरूरत क्या है। अगर उसकी जरूरत के लिए काम करोगे तो दोनों लोग सुखी रहोगे, आप भी सुखी रहोगे और वो भी सुखी रहेगा। नहीं तो दोनों में तनाव होगा, उसको लगेगा कि ये हमारे काम का नहीं है, हमको लगेगा सारी जिंदगी लगा दी ये बनाने में और ये कह रहा है कि हमारे काम का नहीं है। तो दोनों जगह तनाव पैदा होता है ना, आपको भी गलत लगेगा, उसको भी गलत लगेगा। तो मेरा कहना ये है, आप जिसके लिए काम कर रहे हो या जिससे काम ले रहे हो उसके बारे में सोचो। ये चीज खेती में जो काम कर रहे बैक्टीरिया हैं उन पे भी लागू होती है। हम बैक्टीरिया से काम ले रहे हैं ना, तो उनके बारे में तो हम सोचते नहीं है कि वो कैसे में खुश है। उनको चाहिए गोबर की खाद, आप देते हो यूरिया उनको, ठीक है कि नहीं? तो कुल मिला के ये चीजें हमें थोड़ा समझना पड़ेगी। तो ये करने से ये फायदा होता है। और टीन सेट, अभी देखो इसमें बारिश की पानी की चक्कर है, बारिश का पानी इसमें नहीं जाना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, वो पेड़ पे देखो वो 2 सूत की एक रॉड डली है, जो लोहा हम लोग ढालते हैं ना, छतों पे लोहा बांधते हैं ना, वो हमने 2 सूत की रॉड लेके आए, उसको हमने 7-7 फीट का रॉड कटवा दिया और उसको यू शेप का ऐसे टर्नल बना दिया। तो हमने यहाँ रॉड गड़ाई और उसको यूं मोड़ के यहाँ गड़ा दी, फिर हमने 4 फीट के बाद यहाँ गड़ाई, फिर मोड़ के वहां गड़ा दी। ऐसे करके हमने 4-4 फीट पे गड़ा दी। और ये सारे बेड देखो हमने एक लाइन में लगाए हुए, ऐसे लाइन में। अब बाजार गए हम और 7-8 फीट चौड़ी जो पना की पॉलीथिन आती है वो हम लेके आए, लंबी वाली पतली वाली बिल्कुल सस्ती, और हमने वो उसके ऊपर डाल दी। तो बारिश का पानी पॉलीथिन पे गिरा, वो उधर चला गया, इधर चला गया, तो इसके अंदर पानी नहीं गया। तो हमारा लो साहब सेट तैयार हो गया रेडीमेड। और जैसे ही बारिश खत्म हुई हमने पिंडोली बनाई, पॉलीथिन अंदर धरी, रोड निकाल के बाहर धरी, 9 महीने का शेड हमारा जिंदाबाद। तो ऐसे करके करना। अभी उधर तिली वाले फार्म पे हमने ये सब के अंदर 50 बेड लगाए हुए, इसके ही अंदर। तो ऊपर हम अपनी कुंदरू भी ले रहे थे, ठीक है, और ये नीचे चल रहा था, और उसके ऊपर पपीता भी हो रहा था, और केंचुए भी मस्ती से काम कर रहे थे गजब तरीके से, क्योंकि उनको उनका वातावरण मिल गया था। तो हमारी 2 सब्जियां हो गई, लागत की लागत नहीं लगी, इनने दुगना काम कर दिया, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गया। ऐसे करके हमको करना है, ठीक है। आप जमीन पे भी कर सकते हो, पर जमीन पे करने से क्या होता है ना, गोबर में जो अर्क होता है ना, वो सारा अर्क जमीन के अंदर सोख जाता है, ये इसके अंदर सोखता नहीं, ये इसका बेनिफिट है। अभी देखो बोरा ढांक के जब ये खाद बनता है ना, तो ये ऐसे चाय पत्ती के माफिक हल्का हो जाता है, हल्का, और कलर जो है ना ब्लैक ब्राउन कलर का हो जाता है, ऐसे कलर आ जाता है ब्लैक और ब्राउन। ये इसका तरीका, अभी ये बन चुका है। आप इसको सूंघेंगे तो गोबर की खुशबू नहीं आएगी, आपको सौंधी खुशबू आएगी, मतलब दूसरे तरह के जो हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। तो ये चीज है। तो इसमें अभी देखो ये इसमें केंचुए काम कर रहे हैं, ये देखिए आप, है ना। तो ये सारे केंचुए जो है ना मस्ती के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको वो इन्वायरमेंट मिल गया जो मतलब इनको काम करने के लिए चाहिए, समझ रहे ना। अब ये जो प्रजाति है ये गोबर और मिट्टी दोनों खा रही है। ये इंडियन स्पीसीज है, ये हमने खोजा ये केंचुआ, और ये गोबर मिट्टी दोनों खा रहा है। अभी जितने भी भारत में प्रजातियां हैं ना, वो गोबर कोई खाती हैं, कोई तो मिट्टी खाती हैं। तो हमको गोबर और मिट्टी दोनों वाली चाहिए। ये देखिए इसके एग्स हैं, मतलब अंडे हैं। ये एक केंचुआ 28 दिन में 3 अंडे छोड़ता है, और एक अंडे से लगभग 3 अर्थवर्म निकलते हैं। तो ये चीज देखो, ये कोकून है इनका, है ना, हल्का सा पीले कलर का होता है ये, ठीक है। तो एक केंचुए से 3 केंचुआ बनता है 28 दिन में, और जो केंचुआ 3 बना वो अगले 28 दिन में फिर 3 बन जाएगा। तो ये इतने फास्टली ग्रो करते हैं। ये मिट्टी में रहता है, मिट्टी में भी काम करेगा ये आप अभी खेत में डाल दो तो वहाँ खेत में काम नॉर्मली जो निकलता है बारिश में, नहीं, बारिश में जो निकलते हैं वो केवल मिट्टी खाते हैं। कुछ अर्थवर्म है जो एसिनिया फटेडा है, ऑस्ट्रेलियन प्रजाति हैं जो अभी केवी के थ्रू में नहीं है, वो सब जो है ना केवल गोबर खा रहे हैं, मिट्टी नहीं खाती, इसलिए हम खेत में डालते हैं वो मर जाते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये चीज है, लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे ही लाइट लगी तुरंत अंदर भागता है। इसमें गोमूत्र कितना डालते हैं? गोमूत्र
गोमूत्र नहीं डालते इसमें, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एसिड है, तो हमें फिर गोमूत्र डालने की जरूरत फॉस्फेट जब नहीं है। सर फिर ये केचुए को हटाना जो पड़ता है, वर्मी बना रहा है, हाँ, मतलब छानते हैं तो इससे ये देखिए सब इसमें इतना अर्थबम भरा है कुंटलों से, देखो ये है ना, ये सब काम कर रहे हैं बढ़िया। मिट्टी में करेंगे, इसमें बैग में ना करें। देखो नीचे तक भरे हैं, देखो आप नीचे पन्नी नहीं डाल सकते। है ना। ये बैग का लाइफ कितना हो गया सर? बैग का 8 से 10 साल चल जाता है अगर प्योर है तो। अभी ये 11 साल के हो गए ये बेड ये वाले। एक बेड 2011 में दिए थे हमें किसी ने। और सर अर्थवर्म का कितना और केचुए भी उस समय हमें एसिनिया फटेडा मिल गया था, क्योंकि किसी ने हमें दिया था। पर हमने जब इस पे काम किया तो अभी 3 साल 4 साल पहले ही हमें ये केचुआ हाथ लगा, तब से हम इस पे काम कर रहे हैं। और देश में लगभग हमने कुछ नहीं तो 10,000 किसानों को ये बांट दिए। सर ये केचुए सर को इनका कैसे लाइफ हटाएंगे? जी खेत से ही मिला है। खेत से ही मिला, खेत से ही मिला, खेत से। क्या चीज केचुए? सर हाँ फिर इसको कैसे हटाएंगे? हाँ, अभी ये सवाल है कि इनको हटाना कैसे है। तो ये क्या करते हैं, खाते हुए नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो जो इन्होंने ऊपर माल खा लिया, हमने वो माल उठा के और वहाँ छाया में डंप कर लिया, इकट्ठा कर लिया। फिर जाके इनको थोड़ा सा ऐसे मैश कर दिया, ऐसे उंगली लगाई और ऐसे करके हमने ऐसे ढीला कर दिया इसको। अब क्या होगा, ये ढीला करके और वापस हमने बोरा ढक दिया। अभी 15 दिन बाद ये खा लेंगे ये पूरा जितना आपने महस किया। तो हमने अगले 15 दिन बाद फिर ऊपर का माल ऐसे उठा लिया, उठा के फिर हमने वहां पे रख लिया और फिर हमने मैस कर दिया। ये 15-15 दिन में हम उठाते जाएंगे और मैस करते जाएंगे। तो ये खा के नीचे चले जाएंगे, फिर हाथ में नहीं आते। अभी ये हाथ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये अभी 2-3 दिन पहले हमने निकाल के वहां पे छल रहा था। तो वो अभी कहीं जाना था तो फटाफट सारा निकाला था आपके आने के 1 दिन पहले। तो ये निकलने का बिल्कुल नहीं है इसमें। अभी ये 15 दिन बाद फिर से निकलेगा ऐसे। एकदम सूखा बन और केचुए का सर वो तो पाउडर के माफिक हो जाता है, जैसे चाय पत्ती होती है ना। अभी देखो अभी क्या है ना, ये लड्डू टाइप में है, समझ रहे ना। और जब ये बन जाएगा ना तो बिल्कुल बारीक चाय पत्ती जैसा हो जाता है। अभी इसमें बिल्कुल भी है नहीं निकलने लायक, लेकिन यहाँ पे देखो ये बन रहा है हल्का हल्का। ये मॉइस्चर धीरे धीरे करके ये लाइट हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा, ऐसे हल्का हो जाएगा बिल्कुल, है ना। इसमें से सिर्फ गोबर डला हुआ है। सिर्फ गोबर और रॉक फॉस्फेट। देखिए इतने अंडे भरे हुए हैं करोड़ों की तादाद में, और इतने केंचुए भरे हुए हैं करोड़ों की तादाद में। क्या तो ये सर कई किलो पड़ता है? हाँ, जैसे मतलब एक बेड में कई किलो केचुआ बढ़ जाता है? एक बेड में 5 किलो डालना चाहिए, लेकिन अगर आप 5 नहीं डाल सकते तो 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, 4 भी डाल सकते हो। एवरेज आपको 5 डालना चाहिए। 5 डालोगे तो 3 महीने में ये पूरा खाद बना देंगे। इस बैग में 12-4-2, ये 12 फीट लंबा है, 2 फीट ऊंचा है, 4 फीट चौड़ा है। 1000 किलो गोबर बनता है इसमें पूरा ऊपर तक भर देते हैं। हाँ, ऊपर मतलब यहाँ तक, ऊपर से 2 इंच छोड़ के, 2-3 इंच छोड़ के, तो 1000 किलो गोबर डलता है और 700 किलो खाद बन के निकलती है एक बैग। 25% मतलब 750 किलो गोबर और 250 किलो रॉक फॉस्फेट, ऐसे मिला के 1000 किलो। सर एक सवाल है, रॉक फॉस्फेट क्या होता है? वो हम अभी जान ही नहीं रॉक पा रहे। फॉस्फेट एक ऐसा पदार्थ है जो मिट्टी से, खदानों से निकलता है। जैसे कोयला निकलता है ना, चूने का पत्थर निकलता, ऐसे ही रॉक फॉस्फेट का पत्थर निकलता है। कुछ लोग उसको पीस के पाउडर बना के बेचते हैं, उसको बोलते हैं रॉक फॉस्फेट पाउडर। रॉक फॉस्फेट मिलता है। आपको हम अभी ग्रुप बनेगा ना आपका, तो उस पे आपको नंबर दे देंगे, आप उनको फोन करके बुला सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग बनाना चाहेंगे तो हम कहाँ से लाएंगे रॉक फॉस्फेट? बिल्कुल, आपको नंबर दे देंगे, आप उनसे केचुए आपको इतने सारे लाने नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई होंगे। आप चाहो तो थोड़े से यहाँ से ले जा सकते हो, या आपको जिस संस्थान आपको लेके आया है आप उनको बोलिए कि हमको ये काम करना है, तो वो आपको उपलब्ध करवाएंगे, मदद कराएंगे जैसे भी है। मान लो अपन वो करवाएंगे तो अपने आप हाँ देखो, अभी चींटियां 2 तरह की होती हैं, एक होती है मांसाहारी चींटी, एक होती है शाकाहारी चींटी। मांसाहारी चींटी केचुए को खाती है, शाकाहारी चींटी जो है ना अपना माल बस ढूंढती है, मतलब वो केचुए को नहीं खाएगी। तो मांसाहारी चींटी होती है वो लाल होती है, वो